इससे पहले मैंने इसके फॉर्मेट का वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग देख लेना तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the proportion of 2:1 respectively. The profit and loss account for the year ended 31st March 2022 is as follows. तो A, B and C पार्टनर हैं और 2:1 उनका प्रपोर्शन है फर्म में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 इज एज फॉलो। तो पीएल अकाउंट हमको ये दे रखा है, कैलकुलेट क्या करना है हम देख लेते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, यानी कि हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, और टैक्सेबल इनकम ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स इन द फर्म। जब मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, तभी बताया था कि टोटल इनकम पूछ दिया, इसका मतलब कि बुक प्रॉफिट तो आपको ऑटोमेटिकली ही निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बुक प्रॉफिट की ही मदद से टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले बुक प्रॉफिट फिर टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद पूछा है टैक्सेबल इनकम ऑफ द 3 पार्टनर्स। ये क्या होता है? ये होता है एलोकेशन ऑफ इनकम, जो हमने फॉर्मेट सीखा है तो वो बना देंगे। बस यहाँ पे टैक्सेबल लायबिलिटी नहीं पूछा गया है, वो भी मैं बना के दिखा दूंगा ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आप लोग बना पाओ, ठीक है। आगे लिखा है बी एंड सी आर वर्किंग पार्टनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार कि बी और सी तो वर्किंग पार्टनर है, ए जो है वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। ध्यान रखना इस चीज को कि ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर। अच्छा, ऐसे क्यों ध्यान रखना है हमको? क्योंकि बुक प्रॉफिट में तो उससे मतलब नहीं कि कौन वर्किंग है कौन नॉन वर्किंग है, लेकिन याद रखना जब टोटल इनकम हम कैलकुलेट करते थे वहां पे बुक प्रॉफिट में से लेस करते हैं तो हमको वर्किंग नॉन वर्किंग से मतलब है। दूसरा कहाँ यूज आता है? जब ये एलोकेशन ऑफ इनकम कैलकुलेट करेंगे तब भी हमको वर्किंग या फिर नॉन वर्किंग पार्टनर देखना है, ठीक है। इसलिए पहले से ही आप नोट डाउन कर लो, ठीक। और अभी मैं बस ये बता दे रहा हूँ कौन कौन सा डिसअलाउ है, अलाउ है, फिर और अच्छे से क्वेश्चन करते करते बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस। तो भाई ट्रेड एक्सपेंसेस साफ साफ लिखा है, यानी कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये अलाउ है, ये नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 13%। भाई देखो ये अच्छी चीज आई। जब एक इंडिविजुअल का इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते थे तब तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुली डिसअलाउड था, लेकिन जब फर्म का हम करते हैं बुक प्रॉफिट कैलकुलेट तो उसमें मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12% जो है वो डिसअलाउ होता है। तो ये 13% है, यानी कि 12% से एक्सेस है। तो जितना 12% से एक्सेस होता है बस केवल उतना ही अमाउंट डिसअलाउ होगा। तो यहाँ 13% है, यानी कि 1% डिसअलाउ है। तो कैसे निकालेंगे हम? एक का निकाल के बता रहा हूं, बाकी का वहीं पे सॉल्व करूंगा। तो 13,000 है, तो एक का हो गया 13,000 अपॉन 13 कर लो आप। इससे क्या होगा? इससे 1% का पता चल जाएगा। उसके बाद इंटू कितना ये परसेंट एक्सेस है, तो सर 1% एक्सेस है, तो इंटू 1 कर दो, उससे 1% का आ गया। ऐसे ही इसका और इसका भी आ जाएगा। ये 6,500 है, इसको अपॉन 13 कर दो, इससे पता चल जाएगा 1% का, और कितना एक्सेस है तो 1%, तो इंटू 1 कर दो। सेम ऐसे ही सी का भी आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। आगे टू रेंट टू बी 30,000, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। रेंट टू बी लिखा है और कुछ भी नहीं मेंशन है तो ये अलाउ होता है। अब अलाउ क्यों होता है? देखो, इसको कहीं गलती से भी आप डिसअलाउ मत कर देना कि रेंट लिखा हुआ है तो बी के घर से आ रहा है, नहीं। अगर यार यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट टू बी और कहीं कुछ नहीं मेंशन है तो आप मानोगे ये बिजनेस से रिलेटेड है। अब बिजनेस से कैसे रिलेटेड है ये समझो। भाई मान लो यहाँ पे ये जो फर्म है ना, जिस जगह पे हो रहा होगा, सपोज करो कि एक जिस बिल्डिंग में हो रहा है वो बिल्डिंग है बी की, और बी को ये फर्म रेंट दे रही है अपनी, तो वो बिजनेस वो जो बिल्डिंग है वो बी की थी, वो अलग बात है, लेकिन वो बिल्डिंग हो रही है बिजनेस के लिए यूज। बिजनेस में ये तीनों पार्टनर हैं, तो जब रेंट देंगे तो वो रेंट जो उस बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग में बिजनेस हो रहा है उस बिल्डिंग का जब रेंट देंगे तो वो रेंट जो है अलाउ होगा। तो इसका मतलब रेंट टू बी अलाउ, इसलिए कुछ नहीं माना है तो आप मान लो कि ये बिजनेस से रिलेटेड है। मान लो कि ये फर्म जैसे कि उसी बिल्डिंग में हो रहा होगा फर्म का काम, और बी उसके ओनर हैं, तो बी को रेंट जा रहा है, तो ये बिजनेस की पर्सपेक्टिव से देखोगे आप तो भाई ये अलाउड एक्सपेंसेस है, ठीक है। टू सैलरी टू बी, तो हमने क्या पढ़ा था? सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउड, ठीक है। तो सैलरी टू बी अलाउ, सॉरी डिसअलाउ। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% बस डिसअलाउ होगा, ठीक है। उसके बाद टू कमीशन टू सी, तो ये भी रेम्युनरेशन टू पार्टनर है। सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर ये डिसअलाउ होता है, तो इसको भी आप ऐड करोगे, ठीक। नेट प्रॉफिट तो लेते ही हो। इधर आ जाओ इनकम साइड में, यहां लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इससे मतलब नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो हम लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन ऐड हुए हो, तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा। तो ये अदर सोर्सेस का पार्ट है, तो ये 10,000 रुपए को आप लेस कर दोगे।
इससे मतलब नहीं कि ये क्या लिखा हुआ है, जितना अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है उतना ही अमाउंट आप लेस कर देना। ठीक, बाकी का क्वेश्चन करते करते हम देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। सबसे पहले पूछा तो टोटल इनकम गया है, लेकिन टोटल इनकम निकालने के लिए हमको पहले बुक प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा। तो पहले आप बुक प्रॉफिट निकाल लो, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान रखना, पूछे चाहे ना पूछे, निकालना पड़ेगा ही आपको टोटल इनकम जब निकालना है तो। ठीक, इसका फॉर्मेट का वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट हो गया, फिर जो भी असेसमेंट ईयर आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप वो लिख लो यहाँ पे। इस बुक के अकॉर्डिंग 22-23 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,22,200, तो सीधे आउटर कॉलम में। इसमें हम ऐड क्या करते हैं, सबसे पहले डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन यहाँ पे डेबिट हो चुके हों। ठीक है, तो ऐसे ही स्पेसिफिकली तो कुछ था नहीं, तो फिर अब सीधे सीधे जो जो हमने पढ़ा है इसके अंदर वो उठाते जाते हैं। सबसे पहले सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ये साफ साफ बिजनेस का एक्सपेंसेस अलाउ है। नेक्स्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो हमने पढ़ा था इन एक्सेस ऑफ 12%, बस लेते हैं 12% से जितना एक्सेस है। तो यहाँ पे 13% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि केवल 1% एक्सेस है ना, तो हम 1% यहाँ पे डिसअलाउ कर देंगे। तो उसका पर्टिकुलरली हमको निकालना पड़ेगा, फिर टोटल यहाँ लिखेंगे। तो ए का है 13,000 रुपए टोटल था, तो भाई 13,000 डिवाइड बाई 13, इससे 1% का निकल आया, और इनटू कितना एक्सेस है, तो भाई 13% था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1% एक्सेस है, तो इंटू 1 कर दो, तो 13 1 जा 13 यानी कि 1,000। ए का आ गया 1,000 रुपए। नेक्स्ट बी का 6,500 रुपीज, तो 6,500 टोटल है, अपॉन 13 कर दो, 1% का निकल आया, इंटू 1 कर दो, 1% क्योंकि एक्सेस था, बस जितना एक्सेस है उतने परसेंट से इंटू कर दो। जैसे यहाँ 15 होता तो 2 से इंटू कर देते, तो यहाँ 13 है तो केवल 1 ही परसेंट एक्सेस है, तो फिर 13 वजह 13, 13 5 65, 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500। नेक्स्ट आपका सी का भी 6,500 था, तो 6,500 डिवाइड बाई 13, मतलब 1% का आ गया, इंटू 1 क्योंकि 1 ही परसेंट एक्सेस था, तो ये आ गया 500 रुपीज। ठीक है, अब इन तीनों को आप ऐड कर दो, तो 1000 और ये प्लस 500 1500 प्लस 1500 सॉरी प्लस 500, तो हो जाएगा 2000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2,000 रुपए डिसअलाउ वाला। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रेंट टू बी 30,000 रुपीज, तो रेंट टू बी का अभी मैंने बताया, इसको गलती से भी डिसअलाउ मत कर देना कि यार ये तो रेंट मिला, नहीं, अलाउ, कुछ नहीं मेंशन है तो आप मानोगे कि ये बिजनेस का खर्चा है। जैसे कि ये फर्म जिस बिल्डिंग में हो रहा होगा फर्म का काम, वो बिल्डिंग बी की होगी, तो फिर वो बी को रेंट मिल रहा होगा, तो वो तो बिजनेस की तरफ से रेंट गया ना, तो इसलिए अलाउ, कुछ नहीं मेंशन है तो मान लो कि ये प्रोफेशन का है, बिजनेस का है। ठीक है, तो रेंट टू बी को मत ऐड करना। नेक्स्ट है सैलरी टू बी, तो हमने पढ़ा है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर डिसअलाउ होता है, तो सैलरी टू बी अमाउंट 72,000, तो ये आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कमीशन टू सी, तो सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर फुली डिसअलाउ होता है, तो कमीशन टू सी अमाउंट कितना है 36,000 रुपीज। ठीक है, अब और कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सेस था हमने ले लिया, रेंट टू बी अलाउ था, सैलरी डिसअलाउ ले लिए, कमीशन भी ले लिया और नेट प्रॉफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब इन सबको पहले ऐड करना होगा हमको। ये आ गया 1,10,000, तो इसको आप आउटर कॉलम में लिख दो 1,10,000 रुपीज, और इसको ऐड कर लो नेट प्रॉफिट में, तो 2,22,200 प्लस 1,10,000, तो यह आ जाएगा 3,32,200। तो यहां हम लिखेंगे 3,32,200। उसके बाद लेस क्या करते हैं हम, डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हों, तो डिसअलाउड इनकम। तो यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये तो भाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, इसलिए डिसअलाउड में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अमाउंट है 10,000 रुपीज, और कुछ है नहीं, तो इसी को सीधे हम आउटर कॉलम में लिख दे रहे हैं 10,000 रुपीज।
तो इसको आप लेस करोगे जब 3,32,200 में से, तो ये आ गया 3,22,200 रुपीज। ये क्या आ गया? ये आ गया बुक प्रॉफिट। अब इसकी मदद से हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। फिर अब हम हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा आप वो लिख देना, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। ठीक है, तो टोटल इनकम के फॉर्मेट है सबसे पहले बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना आया है? 3,22,200 रुपीज। ठीक है, तो बुक प्रॉफिट में से सबसे पहले हम लेस करते हैं, लेस में लीस्ट ऑफ देम। ठीक, तो लीस्ट ऑफ देम में एक्चुअल रेमुनरेशन यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन टू वर्किंग पार्टनर। बोले थे ना हम कि टोटल इनकम में काम आएगा, तो देखिए वर्किंग पार्टनर से यहां पर रिलेशन होता है। ठीक, और स्टैट्यूटरी लिमिट, स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। सबसे पहले तो हम इसको देख लें, एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो ए का कुछ भी रेम्यूनरेशन हमको नहीं लेना है, केवल बी और सी का लेना है। और वैसे भी क्वेश्चन में ए का दे नहीं रखा है। ठीक है, दिया भी होता तो भी ना लेते, तो बस दिया हुआ है हमको सैलरी टू बी और कमीशन टू सी, तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सैलरी टू बी प्लस कमीशन टू सी। ठीक है, तो सैलरी कितना था बी को? 72,000 रुपीज, और कमीशन सी को कितना मिला है? 36,000 रुपीज। तो 72,000 प्लस 36,000, 72,000 प्लस 36,000, ये आ गया 1,08,000 रुपीज। तो इसको अभी आप यहीं पे लिखो इनर कॉलम में। अब और स्टैट्यूटरी लिमिट, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसको यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस छोड़ देना नीचे आप, क्योंकि अभी इसके नीचे और भी कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहीं और पे आप निकालोगे। तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो इसका क्या रूल होता है भाई? सबसे पहले ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, ये सब मैंने फॉर्मेट में बताया हुआ है, आप लोग उसको वीडियो अच्छे से देख लेना एक बार। तो ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, उसका क्या लेते हैं हम? 1,50,000 और 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो भाई देखो, हमारा बुक प्रॉफिट है कितना? 3,22,200, यानी कि 3 लाख से ज्यादा है। तो पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट क्या होता है? 1.5 लाख या फिर 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो यहां पे बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख जो है वो 3 ही लाख रुपए है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करो। 3 लाख का 90%, 3 लाख का 90%, ये आ गया 2,70,000। तो भाई अब ये बताओ आप कि 1 लाख, ये यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप लोग थोड़ा इसको और इधर से लिखना, ताकि ये लिखने के बाद भी यहाँ पे थोड़ा सा जगह रहे। तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि 1,50,000 और 2,70,000, जो कि इसको कैलकुलेट करने पे ध्यान रखना आप, ये एक ही लाइन में हो जाएगा, थोड़ा सा इधर से अगर आप लिखोगे तो। ठीक, फिर इन दोनों में से जो ग्रेटर है, तो ग्रेटर क्या है भाई? वो साफ साफ दिख रहा है, 2,70,000। तो यहां पे आप लिख दो कि 2,70,000। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? ऐड बैलेंस एट द रेट 60%। तो बैलेंस कितना बचा? अब भाई 3 लाख यहां पे यूज हो गया ऊपर, तो बुक प्रॉफिट में और कितना बचा? 22,200 और बचा। भाई मैं जो बुक प्रॉफिट अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया उसी की बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान से देख लेना। बुक प्रॉफिट है 3,22,200, पहले 3 लाख का यूटिलाइजेशन यहां हो गया, बचे हुए बैलेंस, तो बैलेंस कितना है? 22,200। तो बैलेंस का 60%, तो
22,200 का 60%, अमाउंट कितना आया 13,320। तो 2,70,000 प्लस 13,320, यह आ गया 2,83,320। ये हो गया स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले 3 लाख जो है बुक प्रॉफिट का, उसका 1,50,000 और 90%, विच एवर इज ग्रेटर। तो ये ग्रेटर था तो हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर बैलेंस जो 22,200 बचा उसका 60%, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो आ गया 2,83,320। यही हम पुट करेंगे वहां पे। तो 2,83,320 ये वैल्यू आ गई। अभी हमने कैलकुलेट किया। अब इन दोनों अमाउंट में से जो लीस्ट अमाउंट है, लिखा है ना लीस्ट ऑफ देम, तो भाई ये साफ साफ पता है हमको, ये 1,08,000 वाली अमाउंट लीस्ट है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आउटर कॉलम में 1,08,000 रुपीज, और इसको आप लेस करो बुक प्रॉफिट वाले अमाउंट में से, ये आ गया 2,14,200 रुपीज। ये क्या आया, बिजनेस इनकम। फिर हम ऐड करते हैं अदर इनकम, मतलब और भी जो भी हेड रहते हैं, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी इनकम है तो उसको ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में केवल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या चीज है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ग्रॉस, तो ग्रॉस ही वैल्यू तो हम लिखते हैं आउटर कॉलम में, अमाउंट है 10,000। अब यहां पे कोई वैसा अमाउंट होता जैसे कि नेट लिखा होता और जिसको कि हम ग्रॉस अप करते आए हैं, तो उसको यहां पे आप ग्रॉस अप करोगे, क्योंकि यहां पे आप ऐड कर रहे हो टोटल इनकम के लिए। लेकिन जब आप बुक प्रॉफिट में जो अमाउंट लिखते हो ना, तो वहां एज इट इज पीएल वाला अमाउंट उठा के लिख देते हो। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का 10,000 है तो 10,000, ठीक है। अगर वो जो भी ट्रीटमेंट होना होगा नेट या ग्रॉस का, वो यहां पे होगा, ठीक है। वो आगे बाकी वैसे क्वेश्चन आएंगे तब वहां पे देख लिया जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो ये आ गया 2,24,200 रुपीज। ये क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो डिडक्शन इस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं था, तो नील अमाउंट। तो यही जो ग्रॉस टोटल इनकम है, यही हो गया हमारा टोटल इनकम। तो पहली चीज तो हमसे यही पूछी थी कि टोटल इनकम ऑफ द फर्म कितनी है, तो भाई 2,24,200, ठीक। सबसे पहले बुक प्रॉफिट में से लेस किए लीस्ट ऑफ देम, फिर आ गया बिजनेस इनकम, फिर ऐड कर दिया अदर इनकम, तो आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। रिडक्शन था नहीं, तो यही टोटल इनकम आ गया। अब हम एलोकेशन ऑफ इनकम निकालेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला है टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स, तो आप भी वही हेडिंग डाल दो जैसा पूछा है। बाकी एलोकेशन ऑफ इनकम लिखो या टैक्सेबल ऑफ इनकम लिखो, टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स लिखो, एक ही बात है। तो टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो एक हो गया आपका सी, फिर आपका बी, और एक हो गया ए, ठीक है। तो यहां आप लिख दो ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलें अगर हम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, @12%। ध्यान रखना आप ये चीज, बुक प्रॉफिट में करते वक्त इन एक्सेस ऑफ 12% लेते हैं, एलोकेशन ऑफ इनकम में सिर्फ 12% तक लेते हैं। और अगर 12% से कम है, जैसे क्वेश्चन ने बोला है 10%, तो पूरा 10% ले लो। 12% या उससे कम लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए वैसे कितना परसेंट है, 13% है क्वेश्चन में, तो हमको पहले 1% का निकालना होगा, फिर उसके बाद 12% का हम निकाल लेंगे। देखो भाई 13,000 रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको अपॉन 13 कर दिए, क्योंकि बोला गया है कि ये 13,000 13% है, ठीक है। तो अपॉन 13 किए तो 1% का आ गया, और कितना परसेंट हमको निकालना है, 12%, तो इंटू 12 कर दो आप, ठीक। वैसे ही बी का
कितना है अमाउंट 6500, तो इसको अपॉन कर दो 13, तो 1% का आ गया, इंटू 12 कर दो। ठीक, वैसे ही सी का 6500 डिवाइड कर दो 13 से, तो 1% का आ गया, इंटू 12। बोला गया ना क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 13%, तो अपॉन 13 करोगे तो 1% का आ जाएगा, और हमको निकालना 12 है तो इंटू 12 कर दो। तो अब सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, या यहाँ भी लिखना है तो पहले लिख दो आप कि ये 13 1 13, ये 1000 हो गया, तो ये आ गया आपका 12000 ए का, या सीधे यहीं पे पुट कर दो। ए का है 12000, बी का तो ये 13 1 13, 13 5 65, 500 इंटू 12, 6000 रुपीज, और ये भी सेम अमाउंट है तो ये भी उतना ही आएगा, 500 इंटू 12, 6000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप समझ गए होगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12%, तो वो है नहीं। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। सेम वही चीज जो हम टोटल इनकम में लिखते हैं। आप देखो यहाँ पे एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट, तो यहाँ लेस करते हैं, वो छोड़ दो। आप यहाँ क्या करते हैं, बस एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट, यही चीज यहाँ पे, तो सीधे यहीं से आप कॉपी कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी वर्किंग पार्टनर लेते हैं, वहां पे भी वर्किंग पार्टनर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना नॉन वर्किंग वाला मत ले लेना, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो सैलरी ऑफ बी प्लस कमीशन टू सी, अमाउंट कितना आया था 72,000 प्लस 36,000, 1,08,000 दिखा दो आप चाहो तो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ तो एलोकेशन ही करना है, तो यहाँ पे आप ऐसा करो, सबसे पहले आप लिख दो कि टोटल अमाउंट है 1,08,000, तो यहाँ आप लिखो 1,08,000। ये कैसे आया, ये आया सैलरी टू बी प्लस कमीशन टू सी, ये करके। ठीक, स्टैट्यूटरी लिमिट भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो कितना आया था 2,83,320, वो भी आप यहाँ पे लिखो 2,83,320। इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होता है वही यहाँ पे एलोकेट करते हैं हम। तो साथ साथ आपको पता चल रहा होगा कि ये एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर ही लेस है। ठीक है, और अगर ये लेस होता तो क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, तो ये तो लेस है ही नहीं, सीधे यही है, तो इसको बहुत सिंपल होता है यार। यहाँ पे लिखो सैलरी, किसका सैलरी है भाई, क्वेश्चन में आप देख लो, यहाँ पे सैलरी किसका है, सैलरी है बी का, कितना है 72,000, सीधे बी में जाओ और सैलरी के सामने लिख दो 72,000। बाकी इन दोनों को सैलरी नहीं मिली, मत लिखो। ठीक, उसके बाद कमीशन भी था, तो कमीशन देख लो, कमीशन किसको मिला है, तो सी को मिला है, कितना मिला है 36,000 मिला है। तो आप सेम जैसे अभी यहां किए हो, आप लिखो कमीशन, और किसको मिला है, सी को, तो 36,000, इन दोनों में डैश लगा दो। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना, इन दोनों में से ये वाला अमाउंट लीस्ट था, तो इसीलिए इसको हमने लोकेट किया। सैलरी बी को था और कमीशन सी को था, और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फिर से देख लो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% हमने निकाला, फिर एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट, विच एवर इज लेस, लिख दो यहाँ पे विच एवर इज लेस। तो कौन सा लेस था, तो ये वाला लेस था, तो सैलरी टू बी और कमीशन टू सी। अब कुछ नहीं करना है आपको, इधर वाला कुछ नहीं है, बस 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपीज। फिर ये ऐड करो 72,000 प्लस 6,000, ये आ जाएगा आपका 78,000। देन आपका ये ऐड करो 36,000 प्लस 6,000, ये आ गया 6 6 12 को 2 कैरी गया 1, 42,000 रुपीज। ठीक है, ये हो गया टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर्स। ठीक, क्वेश्चन में देखो हमसे क्या, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था टोटल इनकम, हमने निकाल दिया, हमारा भी इतना ही आ रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स, वो भी हमने निकाल दिया, इतना ही आ रहा है, 78,000 और 42,000 और एक का 12,000, यही आ रहा है। बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा टैक्सेबल लाइबिलिटी यहाँ पूछा नहीं गया है, आप भी मत निकालना, नहीं पूछा गया है तो, लेकिन मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं कि आपको कैसे करना होगा अगर एग्जाम में टैक्स पेबल या फिर टैक्स लाइबिलिटी पूछ लेता है तो यहाँ लिखते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, फॉर द
असेसमेंट ईयर 2022-2023। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सब में आप पूरा पूरा ऐसे बनाओगे तो आपको फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, भूलोगे नहीं आप। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वो था 15%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में था ही नहीं, तो नील हो गया। नेक्स्ट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% या फिर 20%। तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं दे रखा है, तो नील हो गया। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%, ये भी नहीं है, तो नील हो गया। इसको मैंने अच्छे से ये क्यों कैसे आता है वो मैंने बता रखा है, तो आप लोग फॉर्मेट वाली वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स अंडर सेक्शन 115BB 30%। देन फिर रिमेनिंग अदर इनकम, वो भी हो गया 30%। ठीक है, तो टोटल इनकम है कितना इस क्वेश्चन में, रिमेनिंग इनकम कैसे निकालते थे ये भी सब मैंने अच्छे से बताया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो टोटल इनकम है 2,24,200। तो रिमेनिंग इनकम कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 2,24,200। फिर उसके बाद इन चारों में से जैसे जो भी यहाँ पे यूज हो गया था, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ यूज हो जाता तो परसेंटेज यहाँ लिखते, लेकिन उसका पूरा अमाउंट जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पूरा अमाउंट है वो यहाँ लेस हो जाता है। तो वो वीडियो आप देख लेना फॉर्मेट वाली तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही नहीं था ये सब। तो भाई रिमेनिंग अदर इनकम यही होगा हमारा 2,24,200 एट द रेट 30% निकाल दो। ध्यान देना आप टोटल इनकम का ही हमेशा 30% मत निकाल देना भाई, जो भी यहाँ पे यूज हो चुका है फिर वो उसका पूरा पूरा अमाउंट यहाँ पे लेस होता है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं यूज हुआ था तो टोटल इनकम ही रिमेनिंग इनकम हो गया, तो इसका 30% आप निकालो। तो ये हो गया 2,24,200 का 30%, ये आ गया 67,260। 67,260। तो इन सबको ऐड हम कर देते हैं 67,260, और कुछ था नहीं क्योंकि। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड करते हैं सरचार्ज एट द रेट 12%। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है इसलिए सरचार्ज नहीं मिलेगा। फिर लेस क्या करते हैं, मार्जिनल रिलीफ, तो वो भी अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो तो ही इसका ट्रीटमेंट होता है, तो ये भी नहीं है, तो यही 67,260 रुपीज। ठीक, फिर लास्ट में हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, 4%। ये हर बार जाएगा, तो ये जो अमाउंट आता है यहाँ पे इसका 4%, तो 67,260 एट द रेट 4%। तो 67,260 एट द रेट 4%, 2,694। सॉरी, ये है 2,690.4। तो इसको आप ऐड करो इसमें, तो 67,260 प्लस 2,690.4 ये आ जाएगा 69,950.4। और मैंने फॉर्मेट के बाद क्या बताया था कि जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसको हमेशा हम राउंड ऑफ टू टेंस करते हैं, टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ होता है वो। तो ये 50.4 है तो इसको टेंस प्लेस तक हम राउंड ऑफ करते हैं, तो सिर्फ ये 50 हो जाएगा, तो 69,950। ठीक है, तो ये हो गया राउंड ऑफ टू टेंस, तो ये हो गया टैक्सेबल लायबिलिटी।